नमस्ते। आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 और मैं हूं हंसिका। लेकर आई हूं एक ऐसा शो जो हर आम नागरिक के हक, अधिकार और कानून की समझ को मजबूत करेगा। शो का नाम है कानून के जानकर, जहां हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व पीपी दिल्ली उच्च न्यायालय के अशोक कुमार गर्ग जी, जो आपकी जिज्ञासाओं को सरल और सटीक जवाब देंगे। क्या आपको पता है किराएदार को निकालने का क्या सही तरीका है? एफआईआर दर्ज ना होने पर आप क्या कर सकते हैं? महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कानून में क्या खास है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि श्री अशोक कुमार गर्ग जी का, जो अपने अनुभव और ज्ञान से हमें कानूनी गलियों से निकालकर साफ रास्ता दिखाएंगे। नमस्कार जी। नमस्ते सर। तो सर, मेरा आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आम आदमी को भारतीय संविधान का कितना ज्ञान होना जरूरी है? भारतीय संविधान का ज्ञान होना हमारे हर नागरिक को बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पूरा देश जनतंत्र है और यहाँ पे जनता द्वारा चुनी सरकार ही सरकार चलाती है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वही हमारे देश को चलाता है। इससे ऊपर सर्वोपरि कोई नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी पुलिस व्यवस्था, हर चीज सिर्फ इस आधार पर आधारित है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा हुआ है। जहां भी कोई आपस में डिस्प्यूट पड़ता है तो उसका विवरण किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से किया जाता है, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है वो डिसाइड करती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये हमारे देश के कानून हर नागरिक को जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसके बिना हमारा देश चल ही नहीं सकता। जी सर, इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न ये है कि अगर किसी की एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है इसमें? तो सबसे पहले तो कॉग्निजल ऑफेंस जब आता है तो उसका अधिकार है कि तुरंत उनकी ड्यूटी बनती है कि एफआईआर दर्ज करे। फिर भी यदि वो नहीं करती है तो उनकी हायर अथॉरिटी को, डीसीपी को एक कंप्लेंट करनी है और उनके बताने होते हैं, तथ्य सारे बताने होते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो फिर हमारे पास न्याय व्यवस्था बनी हुई है। हमें कानून की शरण में जाना पड़ता है। न्यायालय में एक परिवाद लगाना होता है जिसके अधिकार के ऊपर फिर कोर्ट खुद संज्ञान लेती है या पुलिस को डायरेक्शन देती है कि उसमें एफआईआर दर्ज की जाए। फिर उन पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती। जी सर, इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न है, क्या किराएदार को बिना नोटिस दिए मकान से निकाला जा सकता है? देखिए, इसमें मोस्टली नोटिस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में इतना बहुत जरूरी होता है। मिनिमम 15 डेज का नोटिस आपको देना जरूरी होता है। फिर भी कुछ अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि नोटिस देना जरूरी नहीं है, तब आप हो सकता है कि नोटिस ना दें। फिर भी लेकिन मैं आपको कानूनी तरीके से बताना चाहता हूँ कि नोटिस देना ही चाहिए। जी सर, और इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न है, जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत से कानून बने हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु कौन कौन से कानून हैं? घरेलू हिंसा से तो अभी इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस के अलावा अभी इन्होंने पॉक्सो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया है। जी सर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर महिलाओं को अधिकार दिया गया है कि वो अपने आप को सुरक्षा करें, घरेलू हिंसा से बचें। कंप्लेंट उसके अंदर दी जाती है, उसकी इंसिडेंट रिपोर्ट बनती है, कोर्ट में केस चलता है, उसमें अधिकार दिए गए हैं, जिसमें उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुरक्षा का अधिकार भी है, उनको कंपनसेशन का अधिकार भी मिला हुआ है, उनको भरण पोषण का अधिकार भी मिला हुआ है, उनको अपना जिस स्टैंडर्ड में वो लोग रह रहे होते हैं उसी स्टैंडर्ड में द्वारा एक अलग से मकान लेकर के रहने देने की सुविधा भी दी गई है। और जी ये सर। बहुत ही अच्छा कानून बनाया गया है महिलाओं के लिए। हाँ जी सर। तो इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न है, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल दुनिया में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है और उसकी रिपोर्ट कैसे की जाए?
साइबर क्राइम हमारे देश में इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसकी एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के आगे हमारी सरकार निरंतर प्रयास करती है कि इससे कैसे बचा जाए और बार-बार इसकी वीडियो भी जारी करती है, अवेयरनेस भी चलाती है और कई चैनलों के माध्यम से इसको दिखाया भी जाता है। इसमें मेन बहुत सी बातें होती हैं कि आप किसी भी अननोन साइट को ना देखें, अननोन साइट को आप ओके ना करें, उन पे ओटीपी ना भेजें, ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। और उसके बाद हमारे इन्होंने कुछ नंबर भी इश्यू किए हुए हैं साइबर क्राइम वालों ने कि जब भी आपके साथ साइबर क्राइम होता है इन नंबरों पे आप फ़ोन करें और इनकी कंप्लेंट दर्ज करें। इनकी ईमेल के ज़रिए साइबर क्राइम की कंप्लेंट की जा सकती है। जी सर। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि कोर्ट में मुकदमे के लिए कितना खर्च, कितना समय लगता है? ये हमारे देश की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है जो आपने आज इस मंच के ज़रिए उठाई है। एक तो ये हमारा कानून इतना खर्चीला है, बहुत से लोग, जनता, पब्लिक इस खर्चे की वजह से कोर्ट में आना ही नहीं चाहती। फिर भी लेकिन सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। सरकार ने बिल्कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट वकीलों की एक टीम बनाई हुई है, लोग जिसके लिए लीगल एड नाम से एक संस्था चलाई जा रही है, जिसमें अगर कुछ गरीब व्यक्ति हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक एडवोकेट मुहैया कराया जाता है, जिसके तहत उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कानूनी व्यवस्था मिल सकती है। अदरवाइज तो डिपेंड करता है उसकी अपनी पॉकेट के ऊपर। हर तरीके के वकील मौजूद हैं, कम से कम फीस लेने वाले भी और हायर फीस लेने वाले भी, और इस फीस का कोई क्राइटेरिया अभी तक डिसाइड नहीं। जी सर, तो इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे कि अगर कोई वकील के लिए मतलब खर्चा नहीं अफोर्ड कर पाए, तो क्या वो बिना वकील के लिए भी अपनी पैरवी कर सकता है खुद? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे प्रोविजन है। वकील तो उनकी एक कानूनी हेल्प के लिए है, अदरवाइज वो अपने आप भी अगर लीगल प्रोसीडिंग से अवेयरनेस है तो वो खुद भी अपना मुकदमा केस लड़ सकते हैं। किसी को कोई इतराज नहीं है, कानून की तरफ से कोई अड़चन इसमें नहीं है। तो सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इसमें कितना टाइम लग सकता है? ये तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर ज्यादातर मुकदमे तो कॉम्प्रोमाइज ही होते हैं, आपस में सेटलमेंट हो जाती है तो आसान रहता है, जिसके लिए मीडिएशन सेंटर बनाए गए हैं और मीडिएशन सेंटरों में दोनों पार्टीज को समझौता करवाया जाता है, समझाया जाता है, प्रोस एंड कॉन्स बताए जाते हैं, तो बहुत आसान रहता है कि आसानी से सुलझ जाते हैं मामले। अदरवाइज तो यहाँ समय सीमा भी ऐसी तय नहीं है, मुकदमे 6 महीने में भी खत्म हो जाते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं। मेरे पास ऐसे मुकदमे भी हैं, जब मैं वकालत में आया था तब भी मेरे पास वो केस था और आज वो केस चल रहे हैं। जी सर। तो इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न ये है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन-कौन से विशेष कानून बने हैं? बच्चों के अधिकार के लिए सरकार ने समय पे कानून बनाती रहती है। सबसे पहले चाइल्ड लेबर एक प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1986 बना था, जिसमें इसके अंदर चिल्ड्रन, उसके बाद प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बना, फिर राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 बना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 बना, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट भी बना। तो बच्चों के लिए और सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए सरकार समय समय पर कानून बनाती रहती है। जी सर। और इसके साथ मेरा अगला प्रश्न ये है कि प्रॉपर्टी में, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत से वाद विवाद हो रहे हैं, आम तौर पे घर पे भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई हैं सबके। तो मेरा प्रश्न है कि प्रॉपर्टी विवाद में सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए जी, मेरी पर्सनल विवाद सबसे पहले तो आपसे बैठ करके ही बात कर लेनी, क्योंकि कानून के रास्ते बहुत लंबे हैं और समय भी बहुत लगता है। नहीं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वकील के पास जाइए, वो आपको पहले लीगल नोटिस इशू करेंगे, फिर कोर्ट के अंदर वो जो भी जिन सिविल सूट बनता है वो लेंगे, करेंगे, उसमें लिया जाता है सबसे पहले कि आपको कोई इंटरिम प्रोटेक्शन की जरूरत है, एप्लीकेशन लगती है। ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 हमारे सीपीसी में प्रोवाइड किया गया है, उसके तहत वो एक अंतरिम मदद कोर्ट से ली जाती है। तो सर इसी के साथ मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि झूठे केस से बचाव के लिए क्या कानूनी उपाय जरूरी है? झूठे केस से सबसे पहले कानूनी उपचार तो ये है कि उस केस की कंप्लेंट हायर अथॉरिटी में की जाए, और एक सेक्शन बना हुआ है 182, आईपीसी थी पहले, अब तो बीएनएस एक्ट के अंदर आ गया है,
उसके तहत तुरंत एक कंप्लेंट दर्ज की जाए कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया गया है, हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट की जाए। और इससे बचने के लिए दूसरा तरीका है कि एंटिसिपेटरी बेल होती है, कोर्ट में जाकर के वो एंटिसिपेटरी बेल लेकर के उस मुकदमे से अपनी सुरक्षा प्रदान कर ली जाए, ताकि उसको अरेस्ट ना किया जा सके और वो हरासमेंट ना हो। तो ये थे हमारे आज के वकील साहब, जिनसे हमने सीखे कई जरूरी कानूनी तथ्य और जीवन से जुड़े अहम अधिकार। कानून जानना हर नागरिक का हक भी है और जिम्मेदारी भी, और कानून के जानकार का यही उद्देश्य है, आपको जागरूक बनाना। धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। मैं हूं हंसिका और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7।